हेलो एवरीवन। और हम पढ़ते हैं आगे। इससे क्लास 12th की फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट सेकंड फिजिक्स का वो है लाइट। और इसके पहले वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था प्रकाश की जो एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, वो है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने डिटेल से बताया है, आप पिछले वीडियो को देखें। जिसने भी नहीं देखा है पिछले वीडियो, वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उस लिंक से उसका वीडियो देख सकते हैं अच्छे से। अब परावर्तन के बाद जो इसमें नेक्स्ट है वो है प्रतिबिंब। इंग्लिश में कहते हैं इसको इमेज, प्रतिबिंब। ये है प्रतिबिंब और आज हम बात करेंगे प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब से एक परछाई भी होती है। प्रतिबिंब का मतलब किसी दूसरी चीज की दूसरी तस्वीर देखना, वो प्रतिबिंब कहलाती है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु से टकराने की बात चल रही है, प्रकाश के लौटने की बात चल रही है। तो किताब में जो प्रतिबिंब की परिभाषा है वो इस तरह से कुछ होती है कि प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराकर, प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराकर जिस बिंदु पर आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। बाय एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा मैं। जैसे कि ये कोई एक दर्पण है, हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में दर्पण, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक बता रहा हूँ। ये एक दर्पण है और इसको हमने इधर से ऐसे करके पॉलिश किया हुआ है। इस दर्पण के सामने कोई भी वस्तु इस तरह से, ये इसका मेन एक्सिस है, मुख्य अक्ष कहते हैं इसको। कोई वस्तु इसके सामने ऐसे रखी हुई है, इस वस्तु से प्रकाश की किरण चल रही है, ये प्रकाश की किरण चल रही है इस तरीके से। और ये चलने के बाद यहाँ पे टकराएगी और टकराने के बाद ऐसे करके वापस आएगी। यहाँ से भी ऐसे करके जा रही है, ऐसे जाएगी और जाने के बाद ऐसे टकराएगी और इसी रास्ते से ये वापस आ जाएगी। ऐसे जिस रास्ते से जा रही है, ये इस रास्ते से जा रही है, टकरा के ऐसे वापस आ रही है। तो ये जहाँ पर भी एक दूसरे को काट रही है, ये कहाँ काट रही है, यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, परिभाषा समझना जरा प्रतिबिंब की क्या होती है। दूसरा एक और आभासी वाले की बात करूं, मतलब दूसरा ऐसे आती हुई प्रतीत होती है उसकी भी बात करूं, तो उसमें हमने क्या किया, एक बिल्कुल ऐसा ही, ये जो दर्पण है गोलीय दर्पण, इसको इधर से पॉलिश किया हुआ है, इसके सामने ऐसे वस्तु रखी हुई है। यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे टकराएगी, यहाँ पर इसका फोकस होता है, तो ये वस्तु की किरण, और यहाँ से एक ऐसी किरण जाएगी, ये किरण ऐसे होते हुए यहाँ से जाएगी, ठीक है, और ये ऐसे होते हुए यहाँ से जाएगी, तो ये टकरा रही है ऐसे करके, इस तरह से ये निकल जा रही है। तो हालांकि इधर ये मिलती नहीं है, यहाँ से ये टकराने के बाद इस तरह से वापस जाएगी, ये ऐसे करके इधर को वापस चली जाएगी। सॉरी, इसको मैं अगर डैश डैश से दिखाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे करके। और ये ऐसे करके ये जहाँ पे टकराएगी ऐसे करके उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। और ये वाली जो किरण है ये टकराएगी, टकराने के बाद इस रास्ते से ऐसे वापस चली जाएगी। लेकिन वास्तव में ये किरण, ये ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ से वापस जा रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही है। तो यहाँ ध्यान देंगे, अब बात चल रही थी प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि प्रकाश की कोई भी किरण परावर्तन के पश्चात यहाँ से जा रही है, टकरा रही है, और टकराने के बाद वापस हो रही है, तो यहाँ पे परावर्तन हो गया। यहाँ प्रकाश की किरण जा रही है, टकरा के वापस आ रही है, तो यहाँ पे भी परावर्तन हो गया। तो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु में आपस में मिलती हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में देखो यहाँ पर इसके पीछे अगर हमने पॉलिश कर दी तो प्रकाश की किरण पीछे दिखेगी नहीं, लेकिन हमने अगर इस वाली किरण को यहाँ से टकराने के बाद वापस जाने वाली किरण को अगर यहाँ से डैश डैश करके पीछे हटाया और ये किरण टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस आएगी, तो इसको भी हमने पीछे हटाया। तो इस प्रकार से एक बिंदु पर काटती हैं, तो हमें यहाँ केवल आभास हो रहा है। क्या हो रहा है? आभास, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ काट रही है। तो इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा ऐसे लिखी जाती है कि प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या जहां से आती हुई प्रतीत, ऐसा नहीं लग रहा है इस बिंदु से आ रही है किरण, ये वापस जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, वो बिंदु क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा वो ये होगा, प्रतिबिंब। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। अब मैं बताऊं प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब 2 टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ इमेज। प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इमेज कह देते हैं, इमेज सिंपल सा, और कोई शब्द यूज होता हो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने कह दिया इमेज।
ठीक है। तो इमेज हैज टू टाइप, इमेज कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। फर्स्ट टाइप इज क्या? वास्तविक, रियल इमेज, वास्तविक इमेज, और एक होती है आभासी इमेज। अब वास्तविक इमेज कौन सी होती है? मैंने बताया इमेज कितने प्रकार की होती है, टू टाइप की होती है। पहला वास्तविक और दूसरा आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे की बात करेंगे तो वो होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब ये 10th और 12th दोनों के लिए काम कर जाता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ है? जहां पे हम वास्तव में देख पाए, यहाँ पे देखो बिल्कुल जहां वास्तव में प्रकाश की किरणें मिलती हो वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पे वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन जहां खाली मिलने का आभास होता हो लेकिन वहां वास्तव में मिलती ना हो, प्रकाश की किरण तो यहाँ से वापस आ रही है, इस दर्पण के पीछे तो कलाई की हुई है, मतलब पॉलिश की हुई है, तो वापस पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा आभास हो रहा है कि यहाँ पर ये यहाँ से आ रही है, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये हो गया आभासी प्रतिबिंब और ये कौन सा हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब। सीधी सीधी परिभाषा, जहां पर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां पर केवल आभास होता है वहां पर होता है आभासी प्रतिबिंब। तो मैं समझता हूँ आपको ये दोनों प्रतिबिंब अच्छे से समझ में आएगा होंगे, वास्तविक और आभासी। आगे हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब के बाद गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देखिए साहब, गोलीय दर्पण हाई स्कूल में भी है, ये मतलब 10th क्लास में भी और 12th क्लास में भी, तो उसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए गोलीय दर्पण होता क्या है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण बहुत प्रकार के होते हैं। समांतर मतलब बिल्कुल सीधा प्लेन दर्पण भी होता है। तो हम बात करेंगे गोलीय दर्पण। वैसे गोलीय दर्पण जनरली हमने पढ़े टू टाइप के, लेकिन बनते कैसे हैं ये देखिए। कोई भी कांच का खोखला गोला लिया जाता है, ये है कांच का खोखला गोला। क्या है ये? कांच का खोखला गोला। ये है कांच का खोखला गोला, ये पूरा कांच का है। अब इस कांच के खोखले गोले के हमें कोई एक दर्पण बनाना है, तो क्या करेंगे? इसके एक हिस्से को ऐसे काट लेंगे। ये वाला हिस्सा काट के हमने यहाँ रख लिया ऐसे करके, ये वाला हिस्सा ये हटा दिया। तो ये कांच के खोखले गोले को हम कलाई करेंगे, मतलब पॉलिश करेंगे। किधर से भी पॉलिश कर दें। अगर हम इसको इधर से पॉलिश कर देते हैं तो ये हमारा एक गोलीय दर्पण बनकर तैयार हो जाता है, और इसको कहते हैं हम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की पहचान मैं आपको बताऊं, वैसे तो कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है। अब माने मैं मानता हूं दबा हुआ, और तल माने तल। जिस दर्पण का परावर्तक तल दबा हुआ हो, जहां से किरण टकरा के वापस आए वो परावर्तक तल दबा हुआ हो, तो वो हो जाता है अवतल। यानी कि अवमाने मैंने मान लिया दबा हुआ, तो इसका ये परावर्तक तल कैसा है? दबा हुआ है। प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और टकरा के वापस जाएगी, तो इसलिए ये वाला जो दर्पण है वो दर्पण कौन सा हो गया? अवतल दर्पण। अब मैंने इस हिस्से को उठा के नीचे फिर से रखा ऐसा ही, और नीचे रखने के बाद इसको मैंने अब की बार बाहर से पॉलिश किया हुआ था, अब की बार इसको किधर से? अंदर से मैंने इसको पॉलिश कर दिया। तो इस प्रकार से जो दर्पण बनेगा वो दर्पण होगा उत्तल। कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। अब इसकी परिभाषा, इसके देखो रट्टा नहीं मारना है फिजिक्स के अंदर, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। ये है उठा हुआ उत्तल। उत्तल का मतलब उठा हुआ, उभरा हुआ। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा हो? उभरा हुआ हो, उस दर्पण को हम कहते हैं कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। परावर्तक तल ये है और ये कैसा है? उभरा हुआ है। प्रकाश किरण ऐसे आएगी, टकरा के वापस जाएगी, तो ये उभरा हुआ तल है। तो दोनों दर्पण मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है, और वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका मतलब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण। अब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, तो परिभाषाएं समझने के लिए मैं थोड़े से पहले दो चित्र बनाऊंगा, और चित्र से एक उन चित्रों में ही सारी परिभाषाएं छिपी होंगी। जो परिभाषाएं जनरली पूछी जाती हैं, कोई ज्यादा वैसी परिभाषाएं नहीं है, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करूंगा मैं, आप समझना। मैं समझता हूँ दर्पण आपको समझ में आ गया होगा, गोलीय दर्पण। अब मैं एक बार इन दोनों दर्पणों को ऐसे बना देता हूँ। ये वाला कौन सा दर्पण बन गया? ये बन गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये इसका मेन पॉइंट होता है, इसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण का क्या कहते हैं? पोल, ध्रुव पी। ये है आपका उत्तल दर्पण, इसका पी यहाँ पर होगा, ठीक है। अब
ये गोले का, ये हमने क्या बताया था कि ये एक गोले का, कटे हुए गोले के हिस्से हैं इस गोले के, ये मानो इस गोले के हिस्से हैं, तो इसका एक केंद्र होगा। अगर इस हिस्से को मैं पूरा करूंगा तो इसका भी इधर एक केंद्र बन जाएगा, यहाँ पर कहीं होगा इसका केंद्र इस साइड में। और इस गोले को अगर मैं ऐसे करके पूरा करूंगा, इसको भी अगर ऐसे करके मैं पूरा करूंगा इस तरीके से, तो ये इसका भी कोई केंद्र होगा एक यहाँ पर इस तरीके से, तो ये होता है केंद्र। तो कई परिभाषाएं हैं। सबसे पहले जो परिभाषा होती है दर्पण की वो होती है मुख्य अक्ष, सॉरी चलो मुख्य अक्ष ही मान लो, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष क्या होगा? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष मतलब होता है मेन लाइन, मतलब ये दर्पण का ध्रुव है और ये दर्पण का है केंद्र, ये वाला है केंद्र, ये ध्रुव है और ये केंद्र, मतलब केंद्र और ध्रुव से होकर जो रेखा जाती है ऐसे करके, केंद्र और ध्रुव से होकर जो रेखा जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो इस रेखा का क्या नाम हो गया? इसका नाम हो गया मुख्य अक्ष। इसका क्या नाम हो गया? मेन अक्ष मतलब मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल अक्ष, मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जो रेखा जाती है, मध्य बिंदु मान लो ध्रुव को, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष। दूसरी चीज पूछता है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, नंबर 1। दूसरी चीज पूछी जाती है वक्रता त्रिज्या। तीसरी चीज पूछी जाती है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, कौन सा दर्पण का वक्रता केंद्र है, कौन से दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा, जो ये जो गोला है, इस गोले की जो त्रिज्या होगी वही क्या कहलाएगी? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इस वाले गोले की त्रिज्या क्या है? यहाँ से ये सेंटर है सी, इस सेंटर सी से लेकर ये है पोल ध्रुव पी, सी से पी के बीच की जो दूरी है वो कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। इसको लिखते हैं हम काय से? आर से। यहाँ पर भी ये क्या है? पी और ये क्या है? सी। सी क्या है? सेंटर। इसके इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे कहते हैं रेडियस यानी कि त्रिज्या। ये हो गई त्रिज्या, तो इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। मेरी समझ से आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात चलती है वक्रता केंद्र। तो ये जो गोला है, इस गोले का जो केंद्र होता है वही क्या होता है? इस दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। तो इसके लिए वक्रता केंद्र सी होगा, इसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और इसके लिए वक्रता केंद्र ये वाला सी है, ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब इसकी अगली परिभाषा होती है वो होती है फोकस। क्या होती है? फोकस। तो फोकस जो होता है वैसे तो सिंपल है कि वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी पर दर्पण का फोकस होता है। वक्रता त्रिज्या जो होती है इसकी आधी दूरी पर, यानी कि यहाँ कहीं P और C के बीच में कहीं यहाँ पर क्या होता है? दर्पण का फोकस होता है, जिसको हम लिखते हैं F से। ये यहाँ पर कहीं क्या होता है? फोकस होता है। ये इस तरीके से इसको हम कैसे लिखते हैं? F से। सिंपल से अगर हम ऐसे बताएंगे तो। बाकी इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा कुछ इस तरह से होती है। फोकस की परिभाषा इस तरह से होती है कि उसको मैं थोड़ा सा अलग चित्र बना के आपको समझाऊंगा। अगली जो परिभाषा मैंने आपको बताई फोकस, फोकस की परिभाषा क्या होगी? मुख्य फोकस। दो मुख्य फोकस होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। ये परिभाषाएं आपके समझ में आ गए होंगे। मैं बात करता हूँ फोकस की। तो इसको फोकस को समझाने के लिए हमने क्या करा, ऐसे करके एक दर्पण बनाया है। ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाएंगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जा रही हैं। ये सारी किरणें इसके मुख्य अक्ष के समांतर। ये क्या है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से ये इस दर्पण के लिए, ये कौन सा? अवतल दर्पण। ये कौन सा? उत्तल दर्पण। इस दर्पण के लिए ये देखो प्रकाश की किरण ये ऐसे टकराए, यहाँ से देखो ऐसे करके, इसको यहाँ से डैश डैश करके मिलाओ, यहाँ पर भी डैश डैश करके मिलाओ, ये ऐसे करके इसको यहाँ से यहाँ पर भी डैश डैश करके मिला दिए और यहाँ पर भी डैश डैश करके मिला दिए यहाँ से। तो ये ऐसे इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको यहाँ से ये ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे। ये वाली है, इसको ऐसे यहाँ से आगे बढ़ा दिया, इसको यहाँ से। तो ये प्रकाश की किरण वैसे टकराने के बाद ऐसे वापस जा रही हैं, इस तरीके से ऐसे आ रही हैं और वापस जा रही हैं। लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे ये वाली प्रकाश की किरणें क्या हो,
और थोड़ा सा इसको ऐसे करके, तो ऐसा लग रहा है ये इस बिंदु से आ रही है, इस वाले बिंदु से। तो ये हो गया फोकस एफ, ये हो गया फोकस एफ। परिभाषा ध्यान से सुनेंगे आप एक बार। प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ये हो गई फोकस की परिभाषा। काय की परिभाषा हो गई है? फोकस की परिभाषा। दूसरी चीज होती है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी दूसरी परिभाषा ये हो गई। फोकस दूरी की परिभाषा जब हम देखेंगे तो फोकस दूरी की परिभाषा होती है कि दर्पण के ध्रुव से और फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण का ध्रुव P से F तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा? P से F की दूरी, P से F की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। और इसको लिखते कैसे? स्मॉल f से लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, बाय।